अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स। ठीक है जी। चैप्टर है हमारे पास 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स और टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप मार्क कर लें, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हर्ट की हैसियत रखता है चैप्टर 17 में, और इंतहाई आसान, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही सिंपल सा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ क्या है, क्या रिलेशंस आते हैं हमारे पास फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के, एनर्जी डेंसिटी क्या है इन टर्म ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है जी, और उसके क्या यूनिट्स और डायमेंशन है। ठीक, तो आप देखें डेफिनेशन है द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल। जब हम किसी सिस्टम पर, किसी स्पेसिमेन पर वर्क करते हैं उसे डिफॉर्म करने के लिए, यानी कि उसकी डायमेंशन चेंज करने के लिए, आया वो लेंथ में चेंज आ रही है, शेप में आ रही है, वॉल्यूम में आ रही है। ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, एक और डेफिनेशन है द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर मैं किसी बॉडी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करूं तो उसमें क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो वर्क है, हमने पढ़ा था ना चैप्टर 4 वर्क और एनर्जी में कि वर्क इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो वो वर्क क्या था, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है। जैसा कि ये स्केल आपके सामने, अब ये मेरे पास प्लास्टिक का है। ठीक है जी, तो ज़रा देखें, अगर मैं इसको बेंड करता हूँ, बस इतना ही ये होगा, क्योंकि स्टील का होता तो ज़्यादा होगा। तो देखें, जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये अपनी एक्चुअल स्टेट में खुद ही आ रहा है, मुझे इस पर कोई फोर्स जो है वो लगाना नहीं। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा लगाऊंगा तो टूट जाएगा ये। ठीक है ना, वो एक अलग बात है, वो हमने डक्टाइल और ब्रिटल में डिस्कस किया। बट फिलहाल यहाँ जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, बैंड कर रहा हूँ, इसमें क्या स्टोर हो रही है, मैंने वर्क किया है ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। क्यों, डिफॉर्मेशन की वजह से मैंने इस पर स्ट्रेस अप्लाई किया। जैसे ही रिमूव करूँगा ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो यही जो वर्क मैं इस मटेरियल पे कर रहा हूँ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, या इस मटेरियल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्टूडेंट, रिलेशन आपके सामने है जी। सबसे पहला जो रिलेशन है वो आप देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 EA मल्टीप्लाई बाय L1 स्क्वायर ओवर L। ठीक है जी, अब इसमें E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, A है एरिया। ठीक है जी, L1 है एक्सटेंशन प्रोड्यूस बाय फोर्स F1, L है जी ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ वायर, और एक रिलेशन मेरे पास है एनर्जी डेंसिटी का 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। एक तो हमने इन दोनों रिलेशन को आज ड्राइव करना है, देखना है कि रिलेशन हैं क्या, प्रोड्यूस कैसे होते हैं। अब आ जाए आपकी बुक की तरफ। आगे बुक में वो लिखता है कंसीडर वी हैव अ वायर। ठीक है जी, हमारे पास एक वायर है जिसको हमने एक साइड से एक फिक्स पोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एक साइड से क्या अटैच किया हुआ है, लोड। और आपकी बुक में वो कहता है कि जैसे जैसे हम लोड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो जो वायर है उसकी लेंथ में चेंज आना प्रोड्यूस होती है, और उस चेंज को एक्सटेंशन कहा गया है। ठीक, तो मेरे पास एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। ठीक है जी, ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन। फोर्स F से, एक्सटेंशन L से। ठीक है जी, इनिशियली वो कहता है कि जो वायर है उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L। फॉर एग्जाम्पल जी वेट कितना था यहाँ, 10 न्यूटन। जैसे ही वेट कर दिया गया 20 न्यूटन, तो अब इसकी लेंथ में क्या आया, इंक्रीज। यहाँ तक तो ये ओरिजिनल लेंथ थी, इतना क्या आया इसमें, चेंज। और वो चेंज किससे लिखा गया है, L1 से, चेंज इन लेंथ। ठीक है जी, तो ये वो एक्सटेंशन जो है वो प्रोड्यूस हुई जब मैंने वेट इंक्रीज कर दिया। ठीक है ना, तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये बता क्या रहा है। देखिए सिंपल है, जब फोर्स F1 है, एक्सटेंशन कितनी है, L1। फोर्स और बढ़ाऊंगा, F2 करूंगा, मींस कि वेट बढ़ाऊंगा, डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है ना, ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ है, तो एक्सटेंशन और लेंथ में चेंज आएगा, L2 हो जाएगी। ठीक है जी, और अब आप जरा इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स है वेरिएबल। और आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी पढ़ा था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी पढ़ा था। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमने टोटल जो पाथ लेंथ थी उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया था, जैसे कि आपको यहाँ पैच नज़र आ रहे हैं,
ताकि जो फोर्स है वो इस सर्टेन स्मॉल पैच में इंटरवल में कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो लेट्स से जी ये मेरे पास एक पैच जो छोटा सा पोर्शन है उसका कितना है, ये वाला ब्लू शेडेड डेल्टा एक्स, यहाँ पर फोर्स कितनी है एफ। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इन स्मॉल पैच, जस्ट इस पैच के लिए, सारे के लिए नहीं, तो वो कितनी होगी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के फार्मूले से W = FD होता था, तो आ जाएगा W = F डेल्टा एक्स। बट हमने जो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, वो हमने कैलकुलेट करना है ड्यू टू एक्सटेंशन F1। ठीक है, सपोज कर लें ये वेट तो ऑलरेडी था ही कितना 10 न्यूटन, यहाँ हमने 10 न्यूटन ऐड किया ना मज़ीद, तो आप यूँ समझ लें कि हमने इस पर मज़ीद जो है F1 वो कितना लगाया 10 न्यूटन, और उसकी वजह से उसमें जो एक्सटेंशन जनरेट हुई F1 की वजह से वो कितनी हुई L1। ठीक हो गया ना। तो इसके लिए ये आप ग्राफ देख रहे हैं मेरे पास, इसमें अभी काफ़ी सारे क्या है इंटरवल्स हैं, पैचेस हैं। अगर मैं इन सब को सम करूं तो ज़रा गौर से देखिएगा, क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, O से A, ठीक है जी, A से B और ये O से B। तो ये जो मेरे पास ट्रायंगल है, अगर मैं इसको सेपरेटली इधर भी ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये वाला ट्रायंगल जिसमें आप देख रहे हैं कि ये O है, ये A है और ये क्या है B, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ तो F एक्सटेंशन जो मैंने फोर्स लगाई F फोर्स, उसकी वजह से जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई L1, मैं उसकी वजह से एनर्जी इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखें, बट टोटल वर्क डन फॉर एक्सटेंशन L1 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ये OAB यहाँ से भी देख लें, तो वर्क होगा जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, बेस कितनी है इसकी, ये वाली बेस O से A तक, ये तो L1 है, इसकी हाइट कितनी है O से B तक F1। तो देखें, बेस की जगह लिख लिया L1, हाइट की जगह F1, तो ये बन गया 1/2 L1 F1। रीअरेंज कर लेंगे तो 1/2 F1 L1। अब सवाल ये पैदा होता है वर्क की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखा। भाई अभी आपको स्टार्ट में तो बताया कि जब हमने वर्क किया डिफॉर्मिंग द मटेरियल, वो उस मटेरियल में स्टोर हो गया एज आ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, तो हमने लिख लिया कि P डॉट इज इक्वल टू 1/2 F1 L1। बट ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स है, हमने तो कैलकुलेट करनी है इन टर्म ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिक मॉडुलस। तो देखें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया, इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होती है जी हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स है F1 और इसका एरिया कितना है A, तो बन जाएगा F1/A। तो देखें F1/A, और स्ट्रेन क्या होता था, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन जो है डेल्टा L/L। तो डेल्टा L की जगह यहाँ चेंज इन लेंथ है L1 और ओरिजिनल लेंथ क्या है L, तो आ जाएगा L1/L। ठीक है जी, सॉल्व कर लूँगा तो ये L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो देखें F1 L/A L1। ठीक हो गया, तो यहाँ से इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इज इक्वल टू F1 L/A L1। बट मुझे तो यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, F1 की। तो देखें A L1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा EA L1, इधर आ गया F1, L को इधर डिवाइड कर दें तो बन गया डिवाइडेड बाय L, तो F1 आ गया EA L1 ओवर कैपिटल L। और पुट कर दें F1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो देखें जो फाइनल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का वो आ जाएगा मेरे पास 1/2 EA L1 ओवर L इंटू L1, और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 1/2 EA L1 स्क्वायर ओवर L। ठीक है जी, तो क्या यही एक्सप्रेशन नहीं था जो हमने प्रूफ करना था। तो यही है जी आपकी बुक में डेरिवेशन जो ट्रायंगल OAB के लिए की गई है। बट आपकी बुक में वो लिखता है कि अगर एक्सटेंशन फर्दर इंक्रीज की जाए, ये जो लोड है वेट है और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो एक्सटेंशन और ज़्यादा होगी। जब और ज़्यादा होगी तो उसने पहले बात की इस हिस्से की, ठीक है, O से A यानी कि L1, कहता है और ज़्यादा करते हैं अब A। ठीक है जी, लेट से एक्सटेंशन हो गई L2, तो अब तो ये बन रहा है ABCD और ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड्स पैरेलल नहीं है। तो तब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि ये डिफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करें OCD की वजह से।
अब आप इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल है, इसकी अलग कैलकुलेट करेंगे, वो हमने कर ली है। फिर इसकी करेंगे, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो बुक में डेरिवेशन नहीं है, एग्ज़ाम में भी आपने इतना नहीं लिखना है, जस्ट यहाँ तक लिखना है। बट वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए कि कभी कोई आपसे पूछ ले या कोई पेपर में, ठीक है, कंसेप्चुअल शॉर्ट आ जाए तो आपको उसका मीनिंग आता हो। तो देखें, फोर ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ये जो ट्रेपीजियम है रेड कलर का, ए बी सी डी एरिया जो आप देख रहे हैं इसका, याद रखिएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर पैरेलल साइड्स आप देख रहे हैं ए बी सी डी के पैरेलल है, तो इन पैरेलल साइड्स का सम, ठीक है जी, इनका सम करेंगे आप, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट जो है वो ए डी होगी, ठीक है। तो फर्दर फिर जो है आप डेरिवेशन इसकी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारा जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, ठीक है जी, उसमें इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ठीक। तो आप इससे फर्दर आगे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वो कहे कि जी आप एच जी की वजह से बताएं सी डी एच जी, फिर या टोटल बताएं ओ एच जी, तो इसका टोटल का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट, एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती है जी, ठीक है जी, एनर्जी डेंसिटी। अब ज़रा याद करें, हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, वहाँ पर यह टर्म पड़ी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो ये एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिया, पी डॉट इज इक्वल टू 1/2 F1L1। अब किया गया है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर मैंने डिवाइड किया है ए एल से। ए एल क्या है भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ए एरिया था, कैपिटल एल लेंथ थी, तो इधर भी ए एल से इधर भी ए एल से, यानी कि कोई इफेक्ट इक्वेशन को नहीं हुआ। तो ये तो था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो बन गया एनर्जी डेंसिटी। अब ज़रा इधर आ जाए, 1/2 F1/A, F1/A क्या था, F1/A स्ट्रेस, और L1 ओवर कैपिटल L क्या था, स्ट्रेन। तो भाई ये स्ट्रेस और स्ट्रेन बनता है ना, तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी जो है वो बराबर है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के। अब सवाल ये पैदा होता है एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या है, जॉल पर मीटर क्यूब या केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मज़े की बात स्टूडेंट, प्रेशर का यूनिट भी यही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट भी यही है, ठीक है जी, स्ट्रेस का यूनिट भी यही है, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट भी यही है। तो इन सब की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। पेपर में एमसीक्यूज आ जाए तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो डायमेंशन होगी जी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में ml-1 t-2। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।